हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बस जैसे आपको मालूम है कि गेट 24 का रिज़ल्ट आ चुका है और आई गेट से बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वैसे तो हर साल परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस साल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी मेहनत किया बच्चों ने इस रिज़ल्ट को लाने के लिए। जैसे आपको मालूम है 4 रैंक यहाँ से है, रैंक 6 यहाँ से है, तो 4 रैंक राशि पांडे BIT दूर से है, योगेश साहू जो कि GC रायपुर के हैं उनकी 6 रैंक है। तो बहुत से टॉपर्स का इंटरव्यू ऑलरेडी आ चुका है, आपने देखा ही होगा यूट्यूब में। अभी भी हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जो प्री फाइनल ईयर में 6 सेमेस्टर में तिरसा अग्रवाल जो कि BIT दुर्ग कॉलेज के अंदर में है, और उन्होंने प्री फाइनल ईयर के अंदर में 6 सेमेस्टर के अंदर में गेट 24 लिखा और इनकी जो रैंक आई 1196 है, 1196 है। तो तिरसा, सबसे पहले आपको बहुत बधाई। थैंक यू सर कि आपने प्री फाइनल ईयर में ही एक अच्छी रैंक बोल सकते हैं, क्योंकि इस रैंक पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बच्चों को और काफ़ी अच्छा लाइफ में सक्सेस भी मिलता है। तो बिल्कुल 101% अच्छी रैंक बोल सकते हैं और फिर फाइनली में लेके आए हो तो और बड़ी बात है ये। तो थोड़ा सा हम आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं बहुत बारीकी से, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं जल्दी सक्सेस हूँ, जिससे कि मैं कॉलेज में रहते हुए एक स्टार का जो लाइफ है वो जी पाऊँ, लोग एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखें जो जीवन में अभी तक नहीं मिला है। तो इस जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कैसे प्लान बनाया, और थोड़ा सा मैं भी तुमको अच्छे से जानता हूँ, मैं भी तुम्हारे बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस करने से पहले जैसा पहले तुम ही अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और अपना पहले फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं। सर, तो हम लोग एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। पापा की वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है हम लोग का। तो बचपन से ऐसा था कि बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जॉब के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, कैसे हम लोग को उस कॉर्पोरेट लाइफ को टैकल करना है और वाइट कॉलर जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उस चीज़ का एक वाइड पर्सपेक्टिव तब मिला जब दीदी आई आपके पास पढ़ने। तो दीदी ने भी आई गेट से ही किया था और सिद्धार्थ सर की गाइडेंस में ही प्रिपेयर किया था पूरा। जब दीदी यहाँ पे पढ़ी तो उन्हें समझ में आया कि कंप्यूटर साइंस में कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और कितना वास्ट है इसका सब्जेक्ट, जिसको हम इन डेप्थ शायद कॉलेज के करिकुलम से नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर हम किसी चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग गेम होता है। तो उस चीज़ के लिए दीदी ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुझे अगर गेट में इंटरेस्ट इनिशियली फर्स्ट ईयर में एक बार मेरी और दीदी की बात हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट आए चाहे ना आए, अगर तुम्हें इस चीज़ का डिग्री मिल रही है तो 4 साल बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि कंप्यूटर साइंस आता भी है या नहीं आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवे में बोल रहे हो कि हाँ भाई आता है। एक्चुअल में उस सब्जेक्ट का ज़ील लेना, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना, वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम फाउंडेशन से किसी अच्छे टीचर के पास जाके पढ़ाई करोगे। ओके, तो मतलब आपके सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ रहा। हाँ। ये हम बोल सकते हैं कि आपको गाइडेंस देने में और लाइन एक पाथ देने में। तो बच्चों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि तिरसा की सिस्टर है दिव्या अग्रवाल, जो कि यहाँ पर रुंगटा कॉलेज से पास आउट है, और वो यहाँ पे आई गेट के अंदर में ऑलरेडी स्टडी करती थी और फिर टीचर्स में जॉब भी लग गई थी। फिर उन्होंने टीचर्स के साथ फिर से गेट की तैयारी की, 700 समथिंग रैंक लेके आया। फिर वो IIIT बंगलौर में एडमिशन लिया उन्होंने, और फिर अभी मॉर्गन के अंदर में जॉब कर रही है, तो एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही है। तो उन्होंने इनको गाइडेंस दिया, और मैं तिरसा को तब से जानता हूँ, शायद तुम 11 या 12 में रही होगी। हाँ, दीदी के साथ आई थी मैं यहाँ पे। तो ये लोग घूमने आते थे दीदी के साथ मेरे पास, तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि तुम लोग गेट पढ़ोगे। अभी चूँकि स्कूल में थे उस टाइम में, तो थोड़ा स्कूलिंग की तरफ चलते हैं। हाँ। कि आपका जो स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, 9th 10th 12? तो हम लोग की बचपन से स्कूलिंग DPS दुर्ग से हुई है, तीनों भाई बहन की। मेरा एक छोटा भाई भी है। तो वहाँ पे एक ऐसा वॉरियर माइंडसेट हो गया था कि जो भी करना है अच्छा करना है और भगते जाओ और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेडमिक्स को एक्सप्लोर करो, को करिकुलर्स में भी जाओ। मम्मी की तरफ से भी बचपन से पुश था कि जो चीज़ मिल रहा है उसको एटलीस्ट एक बार तो एक्सप्लोर करो कि तुम्हें वो चीज़ समझ में आ रही है। और एक वास्ट टैलेंट होने से और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कहीं जाके हमें पता रहे कि हमें ये भी आता है। तो उस चीज़ का बेनिफिट मिला। कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था कि कॉलेज के क्लब्स वगैरह, बट सेकेंड सेमेस्टर से ही ऑनलाइन हो गया था। तो फिर सेकेंड ईयर में आने के बाद थर्ड सेमेस्टर में सोची गेट ज्वाइन करना है नहीं करना है, क्या करना है। दीदी के साथ बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हुए। उसके बाद फाइनली फोर्थ सेमेस्टर में, जब जनवरी फोर्थ सेमेस्टर चालू नहीं हुआ था, थर्ड सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर चल रहा था। तो थोड़ा हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब तुम स्कूल में थी तो किस टाइप से थे? मतलब एकदम टैलेंटेड बच्चे थे आप,
कितना परसेंटेज आपका 10th में था और 12 में था? एकेडमिक्स में तो हमेशा से अच्छा ही रहा है, तो 10th में मेरा 91% था और 12th में 94% था। तो शुरू से होशियार थे? हाँ, एकेडमिक्स में हमेशा से पढ़ने में मज़ा आता था। तो पढ़ाई तो कर लो, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत है, तो ये भी जान लो, वो भी अच्छे से समझना, मज़ा आता है। तो मतलब फिर उसके बाद फिर आप BIT, मतलब आप इंजीनियरिंग में आपका पहले से था कि हमें बीटेक CS में करना है या नहीं करना है 12 के बाद? और अच्छा, एक ये भी रहता है ना इन्वायरमेंट, कि जब आप स्कूल में रहते हैं तो अपने भिलाई का बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है कि सब लोग IIT JEE और इस सब की तैयारी करते हैं। तो क्या इस तरफ आपका मूड था, किए थे या नहीं किए थे? IIT JEE की प्रिपरेशन की थी मैंने, लेकिन उतना सीरियसली नहीं किया था। वो तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था, तो 2 साल सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान दिया और बाकी दोनों सब्जेक्ट पीछे रह गए थे। तो ऑफकोर्स एक सब्जेक्ट के बलबूते पे तो मुझे कोई अच्छा कॉलेज उस टाइम नहीं मिल रहा था। 12th के बाद मैंने ड्रॉप ले लिया था, ये सोच के कि हम लोग का सितंबर, कोविड वाला बैच था 2020 में, तो सितंबर तक खिंचा गया था JEE मेंस। तो सोचा जनवरी में नेक्स्ट अटेम्प्ट है, 4 महीने बचे हैं, तो फिर से दे देंगे। बट ये मैंने घर पे बोला, और मैं एक्चुअली में JEE का प्रिपरेशन कर ही नहीं रही थी। उस टाइम मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो उस फील्ड में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो आफ्टर 12th मैंने JEE के लिए अटेम्प्ट ही नहीं दिया। एक साल आपका मतलब जो है एक तरह से बोले क्या ख़राब हो गया? नहीं, ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, पता चला कि लोग कैसे काम करते हैं उस इंडस्ट्री में। फॉर्चुनेटली मैं एक अच्छी फॉर्म में थी, बेयर बाइसेप्स करके नाम है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो मेरे को उस फील्ड में शुरू से इंटरेस्ट तो था ही, बट क्योंकि इंजीनियरिंग एक सिक्योर फील्ड है और सोशल मीडिया या डिज़ाइनिंग के लिए किस कॉलेज में जाना चाहिए, उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, ना कोई गाइडेंस थी यहाँ पे। तो दीदी ने मुझे ये सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, एक बार PET के लिए अपीयर कर, और अगर हो जाता है तो अपन यहाँ पे इंजीनियरिंग के पैरेलल ही कर लेना, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो मैंने PET दिया और किस्मत से ही BIT मिला है, क्योंकि मैंने 1 साल तो बिल्कुल भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा नहीं था। तो BIT में आपने कंप्यूटर साइंस लिया कि डेटा साइंस लिया? कंप्यूटर साइंस विद AI। विद AI, ओके। तो स्पेशलाइजेशन आपका है बेसिकली। स्पेशलाइजेशन। तो CS के अंदर AI में लिया, फिर आप 4th सेमेस्टर में सिस्टर के कहने से मतलब फोर्सफुली आए कि कुछ मन में आपके ही बना कि सिस्टर बोल रही है, ऐसा होता ना कि घर में तो बहुत लोग बोलते हैं ये कर लो, ये कर लो, लेकिन अपना भी तो मूड होना चाहिए ना। ठीक है, जैसे मैं तुमको देखता था तो लगता था कि जैसे तुम मिले भी, कई बार मिले, तो मुझे नहीं लगता था कि तुम वाकई गेट की प्रोफेशन करोगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड था कि ये कर लूँगी, ऐसा कर लूँगी। कुछ नई नई फील्ड भी बताती थी तुम, तो शायद वो फील्ड मेरे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मेरा तो गेट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो हर फील्ड में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उतना मैं आइडिया नहीं दे सकता हूँ। मतलब तो गेट की तरफ तो तुम आए, मतलब फोर्सफुली आए या अपना मन बनाए? नहीं सर, फोर्स्ड तो कुछ भी नहीं था। घर में कभी भी कोई भी चीज़ फोर्सफुली ना पेरेंट्स ने बोला, ना दीदी ने बोला। उस टाइम ऐसा था कि वही जो मैंने बताया ना कि बचपन से पढ़ने में तो मज़ा आता ही है। तो दीदी ने मुझे एक लाइन बोली थी कि तुझे अगर कंप्यूटर साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो तेरे को आई गेट आके पता चल जाएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो दुनिया के किसी कोने में समझ में नहीं आएगा। सिद्धार्थ सर से एक बार पढ़ के देख ले, तेरे को कंप्यूटर साइंस पूरा समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। आगे तेरा डिसीजन है कि तेरे को इसको करियर बनाना है या नहीं बनाना है। ओके ओके। तो एक विश्वास तो है, आई गेट का ये खूबी भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके भाई बहन ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके पहले से, और ये विश्वास के नाते टिका हुआ है, और उस विश्वास को हम तोड़ने भी नहीं देते, और हम भी लगे रहते हैं साथ में बच्चों के। तो फिर तीसरा, जब तुम 4th सेमेस्टर में यहाँ पे एडमिशन ले ली और गेट की जर्नी स्टार्ट की, तो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया? C से स्टार्ट किया था मैंने। और मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर भी कॉलेज नहीं गई थी। मतलब मुझे पता नहीं क्या था कि मुझे थोड़ा क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करते रहती थी। बट कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो एकदम ब्लैंक स्लेट के साथ आई थी मैं सर के पास, और यहीं से स्टार्ट किया जो किया। जैसे कभी कभी हम आते हैं तो मेरे आजू बाजू के पीयर्स बोलते हैं कि यार कॉलेज में तो कुछ और ही पढ़ा रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, यहाँ आके पता चला कि असली सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। बट मेरे साथ तो ये था कि यही है जो है, कॉलेज का कोई बेस नहीं है मेरे पास, और जो चीज़ मेरे लिए एडवांटेज की तरह काम किया, क्योंकि मेरे को कुछ भी चीज़ अनलर्न नहीं करना है। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ चुकी हूँ, अब उसको सुधारने के लिए मेहनत करनी है। जो पढ़ा है यहीं से पढ़ा है, और यहाँ से सही पढ़ा है हमेशा। तो फिर आपको इंटरेस्ट कब से आया कि अब गेट कर ही लेना है? अप्रैल में, मतलब मार्च में लास्ट ईयर मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनकी शादी थी, तो मैं और दीदी वापस आ रहे थे, तब आपका मैसेज आया था कि फेलिसिटेशन सेरेमनी होस्ट करनी है। तो उस टाइम पे सिर्फ वो मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि सर का मैसेज आया है पहली बार सामने से, और सर चाह रहे हैं कि मैं होस्ट करूं। तो वो एक मैसेज मैंने दीदी के साथ शेयर किया था और बोला था कि मार्च आ गया है, 1 साल भी नहीं बचा है, नेक्स्ट ईयर मेरे को गेट देना है, तो अब कैसे करना है। तो तब दीदी ने बोला था कुछ नहीं करना है, 15 डेज़ का स्लॉट बनाना,
और 15 दिन में एक एक सब्जेक्ट निपटाते जाना। उस दिन बहुत टफ लगा था सर ये चीज़ कि 15 दिन में कैसे होगा एक सब्जेक्ट कैसे होगा, सही बात है। तो दीदी ने बोला करके तो देख, हो जाएगा। और इतना ही 5 मिनट की कन्वर्सेशन में ही मैंने ये सोचा कि ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। तो सी क्योंकि मेरा हुआ था मार्च तक अपना सी कंप्लीट हो गया था और डिजिटल पढ़ लिया था मैंने गुलशन सर से, तो वो दोनों सब्जेक्ट के साथ मैंने स्टार्ट किया कि ये हुआ है तो हुआ हुआ सब्जेक्ट को 15 दिन दूंगी तो पता चलेगा कि नया सब्जेक्ट भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर मैंने सच में 15 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक सी और डिजिटल ख़त्म किया और वो हो गया, एक बार रिवीजन हो गया। प्रीवियस ईयर नहीं बनाया था लेकिन रिवीजन पूरा हो गया कॉपी का। उसके बाद मैंने TOC स्टार्ट किया, फिर वो 15 डेज़ में ख़त्म किया। तो कैसे करते 15 दिन में? तो हम तो ऑफलाइन में तो 15 दिन में ख़त्म नहीं करते हैं। हाँ। तो बच्चा कंफ्यूज है ये कि तुमने 15 दिन में कैसे कहाँ से कंप्लीट कर लिया? मैं शुरू ऐसे करती थी कि पूरे सब्जेक्ट का नंबर ऑफ़ वीडियोस काउंट कर लेती थी कि इसमें कितने लेक्चर हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो लेक्चर 100 मिनट का है, 150 मिनट का है, 80 मिनट का है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बार काउंट कर लो और फिर उसको डिवाइड कर दो। अगर मुझे 15 दिन में करना है तो मान लो अपने पास 90 लेक्चर्स हैं तो उसको डिवाइड कर लो, तो हर दिन का 6 लेक्चर 7 लेक्चर करूँगी तो हो जाएगा। तो 6-7 मेरे साथ ऐसा था शुरुआत में कि मैं खुद से क्वेश्चन बनाने बैठूँगी तो जल्दी थक जाती थी। पर अगर मुझे कोई पढ़ा रहा है तो उसमें जैसे वेब सीरीज़ देखते हैं ना सर अपन कि इसके बाद और क्या होगा जानना है, क्यूरियोसिटी, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे सर, तो वो चीज़ ना आग लगी रहती थी कि रात नहीं होते तक नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा क्या पढ़ाएंगे सर, और पढ़ना है और पढ़ना है। तो वो एक फ्लो बनते गया और होते गया धीरे धीरे। फिर जब एक सब्जेक्ट खत्म हुआ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए और मोटिवेशन आया कि यार जल्दी। आपने रिकॉर्डेड ही पूरा फॉलो किया? 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ऑफलाइन किए हैं, सी, डिजिटल, DBMS और COA। ओके। और नो डाउट ये 4 सब्जेक्ट में मेरा होल्ड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने 15 डेज़ में जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया, इसलिए उसे ग्रास्प करने में और ज़्यादा टाइम नहीं देने के कारण उस पर होल्ड कम है बाकी 8 सब्जेक्ट में। पर ये 4 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो मतलब जैसे आप बच्चों ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि 2-2 घंटे का लेक्चर्स है, बहुत ज़्यादा सर ने पढ़ा दिया है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में उनको लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते शायद, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं। तो इसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि इसने पूरा काउंट कर लिया कितने वीडियोज़ हैं और चूँकि इसको टारगेट मिल गया कि 15 दिन में मुझे एक सब्जेक्ट ख़त्म करना हुआ। और सही भी बात है, 6 महीने ही आपके हाथ में है, तो 6 महीने में आपको 12 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, तो 15 दिन में तो आपको एक सब्जेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा। तो 12 नहीं करोगे तो एटलीस्ट 10 करोगे। तो 10 के लिए भी तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसने अपना उस टाइम को निकाला और उसको मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान कर लिया कि 15 डेज़ में हमें कितने वीडियोज़ देखने हैं, एक दिन में पर कितने वीडियो देखने हैं, और उसको इन्होंने फॉलो किया, स्ट्रिक्टली फॉलो किया। लेकिन 5-6 वीडियो डेली देखने का मतलब है कि आप डेली 8 घंटे मिनिमम देते होगे? नहीं, मेरे साथ ऐसा था कि बचपन से आदत थी क्रॉस 2 में वीडियोस देखने की। तो आप इतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो और इतने बार वो चीज़ रिपीट हो जाती है एक लेक्चर में कि हम कोई नया सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो बच्चे हमारे बोलते हैं सर हम आपका वीडियो तो 1.75 पे पूरा समझ में आ जाता है। पूरा समझ में, क्योंकि आप एकदम स्लोली और धीरे धीरे बताते हैं। और कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो अपने पास हमेशा ऑप्शन है कि थोड़ा पीछे चले जाओ और दोबारा सुन लो। तो उस चीज़ का एडवांटेज तो है ही। तो कितने घंटे डेली आप देते थे? एवरेज बोलूँ तो 6 घंटा ही होता था, 6 से 7 घंटा। कभी हुआ होगा कि हाँ मैं 8 घंटा 9 घंटा पढ़ी हूँ, बट 6 घंटा कंसिस्टेंटली साल भर हुआ होगा कि हाँ एवरेज निकालें अपन, तो कभी 2 घंटा भी हुआ होगा, पर ऐसे 6 घंटा हो जाता था। तो फिर जैसे आपका वीडियो कंप्लीट हो गया तो मैं बोलता था वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, लेकिन इसके बाद भी स्टेप रहता है कि आपको PIQ सॉल्व करने हैं, आपको टेस्ट देने हैं। तो उनको कैसे करते हैं? कुछ PIQ तो ऑलरेडी हम लोग करवा देते हैं, लेकिन कुछ तो छोड़ देते हैं कि आपको ही बनाना है। तो फिर उसमें बच्चे को बहुत सारे बच्चे प्रेशर ले लेते हैं, सर नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे करें सर। तो उसको तुमने वीडियो देखने के बाद तुम्हारा फीलिंग क्या था? कितनी PIQ बन जाते थे, या जो नहीं बनते तो उनको कैसे हैंडल करते थे? स्टार्टिंग में तो इसी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी मुझे, क्योंकि मैं उतना ध्यान से देखती नहीं थी ना। 15 डेज़ छोटा टाइम तो होता है, तो और क्योंकि इतनी हैबिट भी नहीं हुई थी सिटिंग की, तो मैं कोशिश करती थी कि वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो जितने क्वेश्चन सर क्लास में करवा रहे हैं उसको एक बार रिपीट कर लेती थी ख़त्म होने के बाद। जब भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो पिछला वाला सब्जेक्ट का पूरे क्वेश्चन रिपीट कर लो क्लास के। बट जुलाई तक मेरे जब 6-7 सब्जेक्ट्स हो गए थे तब मेरे को ऐसा लगा कि अब प्रीवियस ईयर को थोड़ा और ध्यान से और फोकस के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि उसी से रिविजन भी होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो अगस्त में, तो जुलाई एंडिंग और अगस्त में मैंने प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दिया था अच्छे से। और मान लो अगर 250 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, तो उसमें से फर्स्ट गो में 50 क्वेश्चंस के आसपास होते होंगे जो नहीं बनते हैं, और वो एक्चुअली में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर 200 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो 70% क्वेश्चंस तो बन रहे हैं ना तुमसे, वो 50 क्वेश्चंस भी बन जाएंगे दिसंबर आते आते तक। तो फिर उसको फिर टाइम अलग से टाइम देके फिर से बनाते फिर से बनाते हैं।
तो जो डाउट आते थे उसको कैसे डिस्कस करते थे आप? मेरा एक ग्रुप बन गया था सर, सीनियर्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो ग्रुप आईगेट की बहुत अच्छी बात है कि बहुत हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे रहता है। तो सब लोग एक दूसरे को पुश करते हैं कि यार थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और कर ले, और इस चीज़ को ऐसे नहीं तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। सर याद है वो वाली कहानी सुनाए थे क्लास में। तो ये सब चीज़ों से ना बहुत अच्छा लिंक बन जाता है दिमाग के तो अंदर। आपके ग्रुप पे कौन कौन था? मैं थी, राहुल भैया थे, नमन भैया थे, राशि दीदी भी थी, और किरण दीदी थी, रूपाली दीदी, ऋचा दीदी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस कर लेते थे। कोई भी डाउट होने से ग्रुप में पोस्ट कर दो। सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो तुम जो भी सब्जेक्ट का डाउट पोस्ट करोगे वो रात तक सॉल्व हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा। तो इस मतलब ग्रुप का भी आपको बेनिफिट मिला? बहुत बेनिफिट मिला सर। और फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह भी, मतलब आपको फिर कब से, मतलब जैसे आपने बोला कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर आपने PIQ बनाया, 250 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन बन जाते थे, 50 फिर आप अलग से जुझारूपन या दोस्तों से पूछ के या ग्रुप में पूछ के आप कवर कर लेते थे। फिर टेस्ट वगैरह लिखना कब स्टार्ट किया आपने? मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू कर दिए थे अगस्त से ही, बट मॉक शुरू किया था 5 नवंबर को। एक अप्लाइड का ऑनलाइन मॉक था, वो सुप्रीत सर हम लोग को बताए थे कि ये मॉक है, तुम लोग इसमें एक अटेम्प्ट दे के समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट क्या होता है। टोटल कितने टेस्ट लिख दिए होंगे मिला के? मैंने मॉक टेस्ट 20 लिख दिए होंगे, 20-25, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे ना उसको भी एज अ मॉक देती थी मैं। हाँ, ये एक चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि टेस्ट को खास करके लेके बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इस कोचिंग का लूँ या उस कोचिंग का लूँ। मैं आपको, आप ध्यान से इंटरव्यू वीडियोस पुराने जितने भी साल डले उसमें से भी देखेंगे, उनमें से ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि कम मॉक दे के भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। जैसे मैं नाम बताता हूँ, अमितेश पात्रा। उससे मैंने पूछा कितने मॉक दिए, बोला सर 8-9 दिया हूँ बस। उसकी रैंक कितनी है? 370। हम क्या बहुत कम मॉक है। तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने PIQ को ना एज ए टेस्ट लिखा, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। यदि आप PIQ को एज ए टेस्ट लिखते 2011 से लेके 2024 तक, तो काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, काफ़ी लॉजिक क्लियर हो जाते हैं आपके, और वो आपको गेट पैटर्न पे बने रहने देता है। अलग अलग कोचिंग में जाने से आप कंफ्यूज होते हो, कोई कोचिंग बहुत टफ टेस्ट सीरीज बना रहा है, कोई बहुत इजी बना रहा है, कोई मीडियम बना रहा है, ठीक है। तो उस पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, किसको सही माने किसको गलत माने। तो बेटर है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी PIQs हैं भले आप सॉल्व कर चुके हैं, उसको एज ए टेस्ट बिल्कुल दीजिए, कम से कम 12 साल का 13 साल का, उससे आपका एज ए मॉक उसको दीजिए, तो आपको उसमें पता चल जाएगा, और उसमें आपको बहुत सारे लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ ये बात मैं? हाँ सर, और डेफिनेटली उससे एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट मिलता है ना, कि एक बार तो हम क्वेश्चंस बना रखे हैं, उसके कंसेप्ट कितने याद हैं, जब क्वेश्चंस शफल कर दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ में दे रहे हैं हम 65 क्वेश्चंस जो IIT ने खुद सेट किए हैं, तो वो जब बनते हैं और फिर उसमें ऑफकोर्स मॉक से थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स आएगा क्योंकि एक बार हम क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता है ना कि यार इतना तो आता है हमें, इतना तो ला सकते हैं हम। लास्ट ईयर भी मैंने देखा, लास्ट ईयर मनीष अग्रवाल करके था, उसने भी मुझे यही बताया, सर मैं PIQ को एज ए मॉक दिया हूँ और ज़्यादा मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिया। लेकिन ऐसा मैं बोल नहीं मत लो, आप हर कोचिंग कर लो, लेकिन किसी को भगवान मत मानो कि यही परफेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम ही परफेक्ट है। तो कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, चाहे आप कहीं का भी ले लो, ठीक है, कहीं ना कुछ कमी सब में रहेगी। तो PIQ पे ज़्यादा भरोसा करो, PIQ ज़रूर बनाओ और उसको एज ए मॉक ज़रूर लिखो। तो तीसरा, जब तुम धीरे धीरे जैसे जनवरी का मंथ आ गया, हाँ। तो अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, तो उस समय क्या दिमाग में चल रहा था? क्या उस समय तुमको ये आइडिया था कि मैं इस रैंक पे पहुंच जाऊंगी, ऐसे अच्छा कर पाऊंगे? सर टारगेट तो हमेशा से बड़ा ही था, क्योंकि ऐसा मन में था कि 3rd ईयर में ही गेट देना है और अच्छे से देना है। 1 साल अगर टाइम दिए हैं और हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें 2 साल मिल गया है। तुम यही सोचो ना कि तुमने 3rd ईयर में स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम है तुम्हारा, तो पता नहीं क्या लैक हुआ, शायद जल्दी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के कारण प्रॉब्लम हुई, या उस दिन हड़बड़ा गई जो रैंक थोड़ा सा घसक गया। पर जनवरी में ऐसा, क्योंकि जनवरी मंथ बहुत क्रूशियल होता है ना, तो रोज़ तुम्हें मॉक देना है, रोज़ एनालिसिस करना है, रोज़ अपनी सिली मिस्टेक्स को ठीक करनी है और आगे बढ़ना है। तो इतना टाइम नहीं बचता था कि हम बैठ के सोचें। उस टाइम पे ना रोज़ एक साइकिल बन जाती है कि सुबह उठो, थोड़ा बहुत रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स को देखो, फिर टेस्ट देने बैठो, फिर टेस्ट देते कि उठो, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर एनालिसिस करो, सो जाओ। फिर अगर कोई सब्जेक्ट पता चलता है कि हाँ ये वीक है, तो इसको दोबारा देख लो। तो जैसे अभी इस बार तो DA का भी पेपर आ गया था, गेट DA, तो गेट DA का भी फॉर्म भरा था आपने? हाँ, DA का भी फॉर्म भरा था मैंने। उसका पेपर कैसा गया था आपका? DA का पेपर मैंने बहुत लाइटली लिया था, उसमें मेरी रैंक 1588 आई है। तो उस दिन तो ऐसा था कि इसको, क्योंकि गेट पहले नहीं दिया है ना, तो गेट का एनवायरनमेंट अच्छे से जज करने गई थी मैं उस दिन। सच में ऐसे झोला हिलाते हिलाते मस्ती में गई थी कि कुछ भी अगर वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच होता है तो कितना टाइम लेंगे ये लोग सॉल्व करने में, वो भी मैं टेस्ट कर रही थी, जाके मॉनिटर का जैक खींचती थी
कि ये जैक निकल गया मुझसे, सर मुझे तो नहीं आता है, कैसे करना है बताओ। तो वो टेक्निकल टीम कितने टाइम में आती है, क्योंकि अगर गेट वाले एग्ज़ाम मतलब जो मेन एग्ज़ाम है मेरा, उस दिन ऐसा कुछ हो गया तो उस दिन तो मैं हड़बड़ा जाऊँगी ना, अगर ये लोग 10-15 मिनट खा गए मेरा। तो वो गेट वाले एग्ज़ाम मतलब डीए वाले एग्ज़ाम में तो मैंने ऐसे टाइम पास करने गई थी और सिर्फ एनवायरनमेंट देखने गई थी कि कितना स्ट्रिक्ट माहौल रहता है, कितना प्रेशर रहता है, क्या अलाउ करते हैं ये लोग, क्या नहीं करते हैं। तो वो मस्ती वस्ती करके। और तो डीए के लिए कितना मेहनत किए थे आपके? डीए कुछ भी नहीं किया था सर, मशीन लर्निंग एआई पढ़ के गए थे आप? कुछ भी नहीं किया था, कॉलेज में तो पढ़ाई करती नहीं थी मैं। तो यहीं का जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे फिर उतना ही पढ़ के आप पढ़, चूँकि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि नहीं सर सीएस नहीं करना, डीए ही करना है। तो देखिए आप मोस्टली देखें बहुत सारे बच्चे सिर्फ सीएस में अच्छा परफॉर्म किया और वो लोग डीए में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो कंफ्यूज मत रहिए, आप सीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 60-70% तैयारी हो ही जाती है। नहीं किए होते तो इनकी भी रैंक 1500 के आसपास नहीं रहती डीए के अंदर में। तो जब पेपर तुमने दे दिया डीए को तो उसमें तुमको आइडिया था कि 1500 रैंक आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसका। तो तुमको कैसा लगा था, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया है, मज़ा आया बना के, कुछ नए पॉइंट्स पता चले जहाँ पे मैं गलती कर सकती हूँ, और उसको एज अ मॉक ही ट्रीट किया था मैंने कि हाँ ठीक है, ये जो भी गलतियाँ थी या जो भी टाइम मैनेजमेंट मैंने किया उस चीज़ को ध्यान में रख के नेक्स्ट पेपर देना है अपन को। तो 1 वीक का टाइम और था आपके पास सीएस का पेपर होने में, तो उस 1 वीक में आपने क्या किया? वो 1 वीक सबसे लाइट गया है सर मेरे पूरे प्रिपरेशन में, क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा था कि पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज़ करें। तो मैंने सबसे ज़्यादा सीनियर्स को उसी 1 वीक में ही कॉन्टैक्ट किया होगा कि सर लास्ट टाइम आप क्या कर रहे थे, मैम आप क्या कर रहे थे, क्योंकि वो 1 वीक मतलब रोज़ का 1 घंटा ही पढ़ाई हो रही होगी, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पलट रही हो, अब मॉक भी नहीं देना हमें, अब टेस्ट भी नहीं देना, अब कुछ भी नहीं करना। तुम्हें बस शांत रहना ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना ज़रूरी है कि हाँ हो जाएगा, जितना पढ़े हैं ना उतना अपनी मेहनत पे भरोसा करो और लास्ट में पेपर दे के आओ अच्छे से। वो 3 घंटा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो उस 3 घंटे जब आप गए पेपर के दिन तो क्या चल रहा, डर लग रहा था? डर नहीं लग रहा था सर, एक्साइटेड थे? एक्साइटमेंट थी थोड़ी कि आज कुछ करना है, हाँ आज ही मौका है, आज ही मौका वाला जोन था। तो पेपर तुमने जब दिया मतलब ओपन हुआ और 3 घंटे का जर्नी कैसा था? मेरा अब कैसे पेपर को हैंडल किया आपने? मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, जबकि एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन वो ऐसे कॉमन सेंस की तरह काम करता था मेरे साथ। बट जिस दिन गेट का पेपर खुला उस दिन एप्टीट्यूड वाला सेक्शन पहले था और एप्टीट्यूड नहीं बन रहा था, तो थोड़ा सा घबराहट हो गई थी। बट फिर जब मैं टेक्निकल खोली तो बहुत सारी चीज़ें फॉर्मिलियर लगी, क्वेश्चंस फॉर्मिलियर लगा, बनते गया। फिर मतलब जो स्ट्रैटेजी थी मेरी कि एक बार जो बन रहा है उस चीज़ को पूरा देख लो, बना लो एक बार, फिर सेकेंड गो में तुम फिर से देखो कि जो क्वेश्चंस छूट गए हैं या तो तुमने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हैं उस चीज़ को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो वो करते करते फर्स्ट गो में मैंने कुछ 30 क्वेश्चंस बनाए होंगे इन टोटल। नेक्स्ट गो में मैंने 15 क्वेश्चंस और अटैम्प्ट किए। फिर थर्ड गो में कभी भी मॉक के टाइम पे जब मैं मॉक देती थी ना तो थर्ड अटैम्प्ट तक पहुंचती ही नहीं थी, सेकेंड राउंड में ही पेपर कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मेन पेपर वाले दिन मुझे थर्ड राउंड तक जाना पड़ा क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े टफ लग रहे थे और उस टाइम प्रेशर भी रहता है। तो थर्ड अटैम्प्ट में मैंने फिर 10 क्वेश्चन और बनाए। ओके, तो आप जब मॉक देते थे उसमें मिनिमम नंबर कितने आते थे आपके और मैक्सिमम कितने आए? फर्स्ट जब मॉक दिया था मैंने तो मेरे मार्क्स कुछ अप्लाइड का ही मॉक था, वो बहुत इजी आया था। तो फर्स्ट मॉक में 14 आया, नेक्स्ट मॉक में 38 आया। तो 38 इज़ द लीस्ट मार्क्स जो मेरे को अभी तक मिले थे और हाईएस्ट मेरा गया था 72 या 73। ओके, तो जो आप गेट के पेपर जब लिखते थे एज ए मॉक उसमें मैक्सिमम कितना गया? जो प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर में 80 भी जा चुका है क्योंकि वो क्वेश्चंस एक बार बनाए, कुछ क्वेश्चन पहले से बनाए रहते हैं। ओके ओके, तो जब पेपर आपका सीएस का हो गया और आप निकले तो आपको फील था, अब वैसे आप हैप्पी थे क्योंकि उस दिन आप आए थे, मुझसे मिले भी थे, नाइट में हम लोग बैठे भी थे सभी बच्चे, राशि भी थी, आप भी थे और भी लोग थे, राहुल भी था साथ में, तो आप बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। आप 50 कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते? 55। तो उम्मीद तो लग गया था कि कुछ तो अच्छा हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आया तो कितना नेगेटिव हुआ आपका? रिजल्ट आने के बाद -3.66 ऐसा कुछ नेगेटिव हो गया। तो वो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि एक्यूरेसी सही रखती तो मतलब 3-4 नंबर और बढ़ते। हाँ बिल्कुल, और से बहुत फ़र्क पड़ता है, एक नंबर से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा दिक्कत गई इस बार। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट इस जर्नी में, मतलब आपने गेट दे दिया, रैंक भी आ गई, 1100 रैंक भी आ गई और ये भी रैंक मतलब ऐसा ख़राब नहीं, अच्छा है। प्री फाइनल ईयर में अभी 1 साल आपके पास है, बफर में है, तो इस 1 ईयर की जर्नी को कैसा देखते हो आप, मतलब हैप्पी हैं? हाँ सर, ये जर्नी बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। 1 साल ना बहुत बड़ा टाइम होता है, तो उस मतलब 1 साल में तुम्हारे फैमिली फंक्शंस भी आएंगे, तुम्हारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, बहुत सारे खुद को सेल्फ डाउट भी आएगा। और उन सब चीज़ों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना सिर्फ नॉलेज पे जज नहीं करता है बच्चे को, तुम प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, तुम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो,
हर एक एंगल से जज करता है कि ये बच्चा एक्चुअली में कैपेबल है या नहीं है। तो पूरे जर्नी में मुझे पॉजिटिविटी कैसे रखना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, काइंडनेस कैसे रखना है, अगर कोई कुछ बुरा बोल दिया या कुछ दोस्तों में नोक झोंक हो गई तो हम साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है गेट। तो उसमें अपने आपको बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है, तो एग्जैक्टली। ऐसा कब आया जब आपको एकदम लो फील हुआ? एक बार ना सीडी का टॉपिक वाइज टेस्ट था, तो टॉपिक वाइज टेस्ट 25 मार्क्स का होता है, उसमें 50% रिजल्ट आता था ऑन एन एवरेज, 12, 13, 15 मार्क्स के आसपास। सीडी का मैंने जो पार्सर तक का टॉपिक था ना, उसमें तो मेरा अच्छा मार्क्स आ गया था, 21 कुछ आ गया था, तो बहुत खुश थी मैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेकेंड हाफ सब्जेक्ट का, असेंबली कोड वाला, वो वाला मैंने टेस्ट दिया और मेरे मार्क्स आ गए 4। 25 में सीधा 4 पहली बार आया था। उस दिन जितना डाउट हुआ था कभी नहीं हुआ होगा। उस दिन मैंने सुप्रीत सर को मैसेज किया था, फिर सर कॉल पे समझाए भी थे कि एक आध टेस्ट ऐसा जाता है, तो उसको इतना दिल पे नहीं लेना है, पता करना है कि ऐसा क्या हो गया कि इतना वास्ट डिफरेंस आ गया। तो उस दिन मैं बहुत लो फील कर रही थी। ओके, तो फिर कैसे अपने आप को लेके आए वापस ट्रैक पे, कैसे लेके उस आए? दिन दीदी ने मेरे को एक बात बोला था कि ये जो क्वेश्चन आज आए हैं वो आएंगे क्या फाइनल पेपर में? बिल्कुल नहीं सही आएंगे। है, सही है, तो सही फिर क्यों इतना लोड ले रही है? है। यही चीज़ मैं भी बोलता हूँ कि जो आप दिए हो किसी कारण से कम हो गया है, कम नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना, बस एनालाइज करना है, आगे बढ़ना है। तो मतलब इसमें आपका जैसे जर्नी में आपके दीदी का बहुत हाथ रहा है और पेरेंट का भी काफ़ी हाथ रहा है, सपोर्टिंग है। तो मम्मी भी आपके हमेशा आती रहती है, मिलने आती रहती है, जो कि दिव्या के टाइम में भी आती रहती थी, तो भी काफ़ी चिंतित रहती थी भाई ये बच्चे हमारे कुछ अच्छा कर ले। और अच्छा है कि आपने प्रूफ किया कि चलो ठीक है हम कर भी रहे हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेशन पेरेंट का रहता है आप पूरा भी कर रहे हैं आप लोग, तो अच्छा लगता है, हमको भी देख के बहुत अच्छा लगता है। इस जर्नी में मतलब आई गेट से कितना बेनिफिट मिला आपको? सर जितना भी मैं जो भी कुछ कर पाई हूँ उसका 90-95% श्रेय तो सिर्फ आई गेट को ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना सपोर्ट और गाइडेंस मिलता है आप लोग से, मेरे को याद नहीं है मैं एंडलेस टाइम्स आपके पास आई होंगी, कितने बार मैसेज किए हूँ कि सर नहीं समझ में आ रहा है आपकी कैसे करना है। आके बैठ जाती थी कभी भी रैंडमली क्लास, सर की क्लास है 5:30 पे, लेकिन सर 5 o'clock पे भी तुम टाइम देंगे कि आके अगर कोई बच्चा बैठा है तो उसका जो भी डाउट है, चाहे वो अकेडमिकली डाउट हो या फिर प्रिपरेशन कैसे करना है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट हो या कॉलेज कैसे हैंडल करना है उसका डाउट हो, सर हर बार टाइम देते हैं। तो वो एक जो बैक सपोर्ट रहता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें टूटने नहीं देने से, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो मॉरल सपोर्ट ही हेल्प करता है। आप हो, सुप्रीत सर हैं, वो हर महीने हम लोग से मतलब डेली कांटेक्ट में रहते ही हैं सर, और हमेशा गाइड करते रहते हैं कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो तो ये हो जाएगा, नहीं भी हो रहा है तो हमें नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। तो आपके जूनियर्स तो देख रहे हैं, उनको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उनको बहुत ये डाउट हो रहा है कि कॉलेज के साथ में चीज़ों को कैसे मैनेज करें। कॉलेज का अटेंडेंस है, फिर कॉलेज का आपका मतलब असाइनमेंट्स वगैरह भी है, उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें, मतलब दोनों चीज़ें छूटे ना, हमारा कॉलेज भी ना छूटे और प्लस हमारी पढ़ाई भी हो जाए गेट के, उसमें भी नुकसान ना हो, उस तरह से सोच के बताओ दोनों। कॉलेज का अटेंडेंस के लिए तो आई माइट बी द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि मेरा अटेंडेंस काफ़ी लो रहता था, उसके वेरियस रीजंस हैं, बट कॉलेज आपको ये बताना है कि कॉलेज में जैसे तुम बताई ना 6 घंटे में पढ़ती थी, हाँ। तो 6 घंटे निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, तो सुबह निकाल सकता है बच्चा, शाम को निकाल सकता है, कॉलेज भी अटेंड कर सकता है, डेफिनेटली ठीक है। कॉलेज छोड़ना थोड़ी जरूरी, तो अच्छा अपनी जो क्लासेस भी लगती हैं ऐसा तो नहीं कॉलेज के टाइम में लगती है, कॉलेज से पहले लगती है, तो कैसे वो टाइम को मैनेज करे उस तरह से एक प्लान बताना है। मेरा जो डेली शेड्यूल होता था ना सर, या तो इंसान रात को पढ़ना प्रेफर करता है या फिर सुबह, तो मैं सुबह पढ़ना प्रेफर करती थी। रात को 10 o'clock पे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो 4 बजे उठ के 4 से 8 का जो टाइम होता है, या तो अपन आई गेट आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, 7:30 से क्लास होती है, नहीं हाँ 7 बजे क्लास होती है, फिर या तो क्लास अटेंड करोगे, और अगर वो सब्जेक्ट तुम्हारा हुआ है तो तुम्हारे पास सुबह का टाइम पूरा रहेगा, 10 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता है, 4-5 घंटा सुबह जो हाथ में है उसमें 2 लेक्चर आराम से कंप्लीट हो सकता है, तो सुबह का टाइम यूटिलाइज़ कर लो। फिर कॉलेज अटेंड किया अपन ने, या तो हाफ डे करके आ जाओ, या फिर अगर फुल डे अटेंड कर रहे हो तो आके 1-2 घंटा बफर ले लिया, अपना टी ब्रेक वगैरह हो गया, फिर अपने पास 4 घंटा रहता है, क्योंकि 6-4:30 बजे तुम कॉलेज से घर आ जाओगे, फिर 6 बजे से फिर से बैठोगे, तो 6 से 10 फिर से टाइम है ना अपने पास, तो फिर से 2 लेक्चर हो जाएगा, 4 लेक्चर का टाइम तो हाथ में है ही यार। हाँ, आराम से कर सकते हो, 6 घंटे निकालना कोई, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अभी इशू क्या है, घूमना टहलना करो, ऐसा मना नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने ऊपर। यदि अपने ऊपर आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो 4 साल तो निकलने के बाद आपको मुश्किल जाएगा, फिर आप कैसे रिप्लाई कर पाओगे पेरेंट को, आप सोसाइटी को, मैंने 4 इयर्स क्या किया है। जॉब का इशू चल ही रहा है, प्लेसमेंट का इशू आप देख ही रहे हो कि जो बच्चे नहीं किए
इस गुमान में रहे कि चलो कोडिंग कर लूँगा, जॉब लग जाएगी। जॉब कितने की लग रही है? 3 लाख 4 लाख, ठीक। उसमें आप बंगलोर जैसे सिटी में या हैदराबाद जैसे सिटी में कैसे रह पाओगे? 20,000 की सैलरी क्या होती है आज की डेट में? आप भिलाई में नहीं रह सकते। भिलाई में एक बच्चा भी कल आके मेरे को बोला सर मेरे 1 महीने में तो 20,000 खर्च हो गए। तो तीसरा अभी मतलब जैसे अब तो हो गया, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, अभी 1 महीने सब लोग एंजॉय ही कर रहे थे, पार्टी सार्टी चल रही थी। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर प्लान क्या है और आगे हम क्या फिर से हम देखें कि तीसरा अगले साल फिर से वापस लौटेगी? सर ऐसा हमेशा से था मेरे दिमाग में कि 3rd ईयर में अपना 100% देना है। रैंक जो टारगेट किया था वो नहीं आया, बट प्रिपरेशन में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने हर दिन अपना 100% दिया था और उस चीज़ की बहुत खुशी है। तो जैसा प्रीवियसली भी यही प्लान था कि 4th ईयर थोड़ा एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, और जितना अच्छे से कंप्यूटर साइंस को पढ़ा उतना अच्छे से अगर मैं जो मेरा मन था 12th के बाद कि मैं डिज़ाइनिंग स्ट्रीम में जाऊँ, उस चीज़ को भी देखूँ, तो शायद जो मन है वो कर सकूँ और उतने अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाए। तो अभी तो यही प्लान है कि कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक मैं गाइडेंस ढूंढूंगी और कहाँ से मेंटरशिप मिल सकती है स्ट्रीम को लेके, उस चीज़ को पता करूँगी और शायद डिज़ाइनिंग के साथ ही कंटिन्यू करूँ। बट कंप्यूटर साइंस से भी बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब पढ़ने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन करियर वाइज इस चीज़ को मैं कितना आगे देखती हूँ उस चीज़ का विजन अभी ब्लर्ड है। तो अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर से लग जाएंगे अगस्त के आसपास, फिर से प्रिपेयर करेंगे और 6 मंथ सफिशिएंट टाइम होगा कि अगेन मैं फिर से एग्जाम। क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। हाँ। और आपने पहले टेस्ट वगैरह दिया है और आपको अपनी कमियां अब बहुत अच्छे से गहराई में पता है, तो आप उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हो। हाँ सर। लेकिन जैसे तुमने बोला कि अभी हमको कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा ब्लर है कि कैरियर क्या है, तो क्या तुम अपने सिस्टर को नहीं देख पा रहे हो? नहीं, मतलब किस वे में बोल रहे हो वो समझ में नहीं आया। मेरा एज अ पर्सनालिटी वो करियर ब्लड है। अच्छा, मतलब आप नहीं सोच पा रहे कि क्या कि मैं वो काम करने में कितनी खुश रहूंगी या कितना मजा आएगा। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। ओके। नहीं तो करियर तो सबका अच्छा है। करियर तो डेफिनेटली अच्छा है। आई गेट में तुमको मैं एप्पल से मिलाया। हाँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो अच्छी कंपनीज के अंदर में। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा तीसरा से बात करके। और तीसरा तुमको ऐसे एट द एंड ऐसा कोई क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ लेकिन तुमको बोलना है तो तुम बोल सकती हो, बता सकती हो। एक गाइडेंस अपने जूनियर्स को क्या दे सकती हो? थ्रू आउट द जर्नी ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी डाउनफॉल हो या ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है तो अपने बैक ऑफ द माइंड में ये याद रखना कि गेट एक एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही पूछ लेंगे। जितना भी फंडामेंटल्स चाहिए वो अपन क्लास आके कवर कर चुके हैं, सर के लेक्चर्स इनफ हैं। उस नोट्स के बाहर से शायद ही कुछ होगा जो मिलेगा, इक्का दुक्का चीज़ टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मिलेगी, तो वो उसके चांसेस कितने हैं यार। अपन को 100 में 100 नंबर ला के चांद पे कॉलेज तो बनेगा नहीं, तो 100 में 80 लाना है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आ जाओगे तुम टॉप 10 में। तो ये चीज़ याद रखना कि एप्टीट्यूड का पेपर है, अगर कुछ नहीं बन रहा है तो या तो वो वाला क्वेश्चन है कि उसको छोड़ के आना है, अटेम्प्ट ही नहीं करना है, या फिर हम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। तो थोड़ा ब्रेक लो और वापस आके 5 साल के बच्चे वाला दिमाग लगाओ, बन जाएगा वो। तो थोड़ा कॉमन सेंस से समझने से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसको उतना ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखो कि हमें कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे, मैराथन टाइप भागेंगे तो एक दिन पहुंच जाएंगे। 100 मीटर की रेस नहीं है कि एक बार बहुत तेज़ी से पढ़े, 15 दिन 20 दिन पढ़े अपन और फिर थे 1 महीना का गैप ले लिए, फिर 15-20 दिन भगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। रोज़ थोड़ा भागना है और लास्ट में पहुंच जाओगे, जहाँ भी पहुंचना होगा। अपना कर्म करो, लास्ट में फल मिल ही जाता है। तो मतलब कछुए की चाल में चलो। हाँ ठीक है, रुको मत, ठीक है, खरगोश की तरह मत चलो, जिद पक्की है। तो बच्चों तेसा ने काफ़ी चीज़ें आपको बताई और कभी भी आप यदि भिलाई के हैं तो आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं कॉलेज के अंदर में, मुझसे भी इनके नंबर्स आप ले सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा, आप बातचीत कर सकते हैं। घबराइए नहीं, करिए चीज़ों को, इंटर्नशिप को लेकर, जॉब को लेकर, गेट को लेकर। जो भी बच्चे भिलाई में या बाहर के जो अपने पास आई गेट में पढ़ रहे हैं, कभी भी डाउट होता है तो बहुत सारे बच्चे हिचकिचाते हैं पूछने से, सर से पूछूंगा पता नहीं सर क्या बोल देंगे। ठीक है, क्लास में पढ़ाना अलग होता है, क्लास में सीरियस रहना टीचर का अलग रहता है। क्लास के बाहर हम हर टाइप के गाइडेंस हर बच्चे को देते हैं और इसलिए घबराइए नहीं, व्हाट्सअप करिए, बातचीत करते रहिए कि इंटर्नशिप करना है, सर कैसे करना है, कहाँ से करना है, और थोड़ा सा विश्वास रखिए क्योंकि हम 1 या 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, 19 ईयर्स इस फील्ड में हो गया है और हर साल अच्छा कर रहे हैं आप। 23 का रिजल्ट देखिए, 24 का रिजल्ट देखिए, 22 का रिजल्ट देखिए, हर साल परफॉर्म हो रहा है। तो घबराइए नहीं, बस कनेक्टेड रहिए, कनेक्टेड रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता रहेगा। लाइफ है, अप डाउन लगा रहेगा, लेकिन लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेंगे रास्ता। तो मिलिए सभी लोग और ऑल द बेस्ट आपको सभी लोगों को कि लगे रहें। जैसे आपको भी ऑल द बेस्ट कि आप फ्यूचर में जो सोच रहे हैं वो अच्छा करें आप। थैंक यू सर।